नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल VCS बेसिक फिजिक्स में। आज की इस वीडियो से हम नीट IIT मेन का सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें आप देखेंगे संपूर्ण सिलेबस के कॉन्सेप्ट, उन पर आधारित क्वेश्चन आंसर। हम आपको NCERT की जो पाठ्य पुस्तक है उस पर बेस्ड सभी एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस भी करवाने वाले हैं। कॉन्सेप्ट वाइज सभी को समझाने वाले हैं। विद्यार्थियों, हम आपको प्रीवियस ईयर्स के जो प्रश्न पत्र हैं उनका सॉल्यूशन भी साथ में करवाते चले जाएंगे। विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में हम जो कक्षा 11 की भौतिकी है उसमें जो सेकंड चैप्टर है मात्रक एवं मापन उसको स्टार्ट कर रहे हैं। और आज की इस वीडियो में आप मात्रक के बारे में जानकारी लेने वाले हैं, उनके कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं। हम एक वीडियो में कॉन्सेप्ट देखेंगे जिसमें साथ में कुछ एग्जाम्पल्स भी देखेंगे, क्वेश्चंस भी हम करेंगे। और इसके अलावा हम एक वीडियो ऐसा भी लेकर आएंगे कि उस टॉपिक पर आधारित सभी क्वेश्चंस, जिस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं, NCERT की पाठ्यपुस्तक में हैं, उनको हम अलग से एक वीडियो में सोल्व करवाने वाले हैं। चलिए तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मात्रक। इस वीडियो में हम मात्रक के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। तो मात्रक को स्टार्ट करने से पूर्व मैं बात करता हूँ भौतिक राशियों की, कि भौतिक राशियाँ होती क्या है, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। देखिए विद्यार्थियों, आपको इंग्लिश मीडियम में नीट और IIT मेन के लिए जो वीडियोज़ हैं, सिलेबस हैं, वो काफ़ी संख्या में मिल जाएंगे। बट हम आपको प्योर हिंदी के अंदर, हालांकि कुछ टर्म्स हम इंग्लिश में भी यूज में लेते रहेंगे, तो हिंदी मीडियम में नीट और IIT मेन का यदि आप सिलेबस, संपूर्ण सिलेबस करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ में जुड़े रहिए। चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे भौतिक राशियों की, फिजिकल क्वांटिटीज होती क्या है। तो ऐसी राशियां जिनको हम माप सकते हैं, तौल सकते हैं और जिनकी सहायता से हम विभिन्न भौतिक घटनाओं की व्याख्या कर सकते हैं, तो उन राशियों को हम भौतिक राशियां कहेंगे। एक बार फिर से सुन लीजिए कि ऐसी राशियां जिनको हम माप सकें, तौल सकें तथा जिनकी सहायता से हम विभिन्न जो घटनाएं हैं उनकी व्याख्या कर सकें। भौतिक घटनाओं को समझाने के लिए हम कुछ राशियों का प्रयोग करते हैं, उन राशियों को ही हम भौतिक राशियां कहेंगे। क्लियर। फिर हम बात करेंगे भौतिक राशियों के प्रकार। तो भौतिक राशियों को दिशा के आधार पर हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। देखिए, अदिश भौतिक राशियां और सदिश भौतिक राशियां, वो भी हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे। फिर हम मात्रकों के आधार पर भौतिक राशियों को डिवाइड करने वाले हैं। एक एक करके सभी को देख लेते हैं। वैसे हम आपको बता दें कि हम संपूर्ण सिलेबस के, नीट और IIT मेन के संपूर्ण सिलेबस के हस्तलिखित नोट्स भी आपको प्रोवाइड करवाने वाले हैं। चलिए, तो सबसे पहले आप देख लीजिए यहाँ पर भौतिक राशियाँ। भौतिक राशियां, फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल भौतिक राशियां होती क्या है, डेफिनेशन क्या है इनकी, कि ऐसी राशियां जिनको हम माप सकें, तौल सकें, जिसकी सहायता से हम विभिन्न भौतिक घटनाएं जो आप अपनी आंखों से देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, कुछ घटनाएं आप देख भी नहीं पा रहे हैं फिर भी आपने उनके बारे में पढ़ा है, सुना है, तो उन घटनाओं की व्याख्या करने के लिए हम कुछ राशियों को परिभाषित करते हैं और उन्हीं राशियों को ही हम क्या कहते हैं, भौतिक राशियां। क्लियर। तो वे राशियां, डेफिनेशन क्या है इसकी देखिए, वे राशियां जिन्हें मापा या तौला जा सके, या तौला जा सके तथा जिनकी सहायता से,
विभिन्न भौतिक घटनाओं की व्याख्या की जा सके। विभिन्न भौतिक घटनाओं की व्याख्या की जा सके भौतिक राशियां कहलाती है। भौतिक राशियां कहलाती है। क्लियर? क्या कहेंगे? भौतिक राशियां कहा जाएगा। अब हम भौतिक राशियों के प्रकार की बात करें तो देखिए, भौतिक राशियों के प्रकार भौतिक राशियों के प्रकार तो भौतिक राशि विद्यार्थियों दो प्रकार की होती है। हम पहले देख लेते हैं दिशा के आधार पर। दिशा के आधार पर, वैसे हम आगे भी दिशा के आधार पर भौतिक राशियों को डिटेल से पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले मैं बता देता हूं, दिशा के आधार पर भौतिक राशियों को हम वैसे मूलतः दो भागों में डिवाइड करते हैं। अदिश राशियां, अदिश भौतिक राशियां। तो अदिश भौतिक राशियां कौन सी होती है? देखिए, ऐसी भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए सिर्फ परिमाण की आवश्यकता हो, जिन्हें व्यक्त करने के लिए सिर्फ और सिर्फ परिमाण की आवश्यकता हो, दिशा की आवश्यकता नहीं हो, तो उनको हम अदिश भौतिक राशियां कहेंगे। क्लियर? तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि जिनमें सिर्फ और सिर्फ किसकी आवश्यकता होती है? परिमाण की आवश्यकता होती है, इनकी दिशा नहीं होती। तो इन राशियों को हम क्या कहेंगे? अदिश भौतिक राशियां कहेंगे। क्या कहा जाएगा? अदिश भौतिक राशियां कहा जाएगा। क्लियर? देखिए, कुछ एग्जाम्पल अदिश भौतिक राशियों के मैं आपके सामने रख देता हूं। जैसे द्रव्यमान एक अदिश भौतिक राशि है, इसे व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसे कोई भी द्रव्यमान है, मेरा द्रव्यमान है 80 किलोग्राम, तो 80 किलोग्राम ये कौन सी दिशा में है ये कोई मायने नहीं रखता, केवल 80 किलोग्राम से ही सारा मतलब निकल जाता है। तो ऐसी राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए सिर्फ और सिर्फ किसकी आवश्यकता होती है? परिमाण की आवश्यकता होती है। तो ऐसा नहीं, हम कभी भी ये नहीं बोलते कि भाई 80 किलोग्राम द्रव्यमान है वो उत्तर दिशा में है या 80 किलोग्राम द्रव्यमान नीचे की ओर है, ऐसा नहीं होता। द्रव्यमान में सिर्फ परिमाण चाहिए, तो 80 किलोग्राम काफ़ी होता है। क्लियर? तो ऐसी राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए सिर्फ और सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है, उनको हम क्या कह रहे हैं? अदिश भौतिक राशियां कह रहे हैं। ठीक है? अन्य एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे समय है हमारे पास में, समय है, दूरी है, ऐसे ही कई भौतिक राशियां आप कक्षा 10 में पढ़ चुके हैं। विभवांतर है। तो ऐसी राशियों को हम अदिश भौतिक राशियां कहते हैं, जिनको व्यक्त करने के लिए सिर्फ परिमाण की जरूरत पड़ती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती, अदिश राशियां कहलाती है। दूसरा जो इसका प्रकार है वो क्या है? वो है सदिश भौतिक राशियां। सदिश भौतिक राशियां, सदिश भौतिक राशियां किसे कहेंगे? कि ऐसी राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी जरूरत हो। परिमाण तो होगा ही होगा, साथ में उनकी दिशा भी होगी। तो परिमाण और दिशा दोनों हो तो उन राशियों को हम क्या कहेंगे? सदिश भौतिक राशियां कहेंगे। तो चलिए मैं आपके सामने रख देता हूं कि सदिश भौतिक राशियों की डेफिनेशन क्या है। जिनमें परिमाण भी हो और साथ में क्या हो? दिशा भी हो। तो परिमाण और दिशा यदि दोनों होती हैं तो उन राशियों को हम सदिश भौतिक राशियां कहेंगे। तो देखिए, ऐसी कौन सी राशियां हैं जिनमें परिमाण भी होता है, साथ में डायरेक्शन भी होती है। चलिए सुन लीजिए। जैसे बल, किसी वस्तु के ऊपर बल काम कर रहा है तो उसका पता होना चाहिए बल कौन सी दिशा में काम कर रहा है। विस्थापन, विस्थापन कोई वस्तु एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जा रही है तो उसका विस्थापन कौन सी डायरेक्शन में है। वेग, बल, त्वरण, ये सब जो राशियां हैं
वो है सदिश भौतिक राशियां। इनमें परिमाण के साथ साथ में दिशा की भी आवश्यकता होती है। क्लियर? जैसे ये हमारे पास में कोई पिंड है, इस तरीके से रखा हुआ है। जैसे ये हमारे पास में 5 किलोग्राम का पिंड है। कितना द्रव्यमान है इसका? 5 किलोग्राम। यदि हम इस पे गुरुत्वीय बल की बात करें, गुरुत्वीय बल की यदि हम यहाँ पर चर्चा करें तो गुरुत्वीय बल यहाँ पर 5 में F बराबर m इंटू जी से हम जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर m का मान हमारे पास में है 5, g का मान हम 10 ले लेते हैं, तो 50 न्यूटन होगा और नीचे की ओर होगा। यहाँ पर किधर लग रहा है? ये नीचे की ओर। तो इसमें परिमाण तो हो गया 50 और ये हो गई इसकी दिशा। तो परिमाण और दिशा जब दोनों हो जाती तो उस राशि को हम क्या कहते हैं? सदिश भौतिक राशि कहते हैं, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी कहा जाता है। ये इनको हम स्केलर कहते हैं, इनको क्या कहा जाता है? वेक्टर कहा जाता है। क्लियर? तो विद्यार्थियों, दिशा के आधार पर हम भौतिक राशियों को 2 भागों में डिवाइड करते हैं। फिर कुछ ऐसी राशियां भी खोजी गई, ऐसी राशियां भी प्राप्त हुई जिनमें परिमाण भी होता है, दिशा भी होती है, लेकिन अलग अलग दिशाओं में उनका मान अलग अलग होता है। तो उन भौतिक राशियों को एक नई श्रेणी दी गई और उन भौतिक राशियों को प्रदिश भौतिक राशियां कहते हैं। वैसे ये 11th-12th में इतना है नहीं, जैसे आप हायर एजुकेशन लेंगे तब प्रदिश भौतिक राशियां आप ज़्यादा बेटर तरीके से समझ पाएंगे। फिर भी मैं बता देता हूँ कि ऐसी राशियां जिनका परिमाण अलग अलग दिशाओं में अलग अलग होता है तो उन भौतिक राशियों को हम प्रदिश भौतिक राशियां कहते हैं, टेंसर कहा जाता है। तो एक तरीके से ये तीसरा प्रकार आ गया है, प्रदिश भौतिक राशियां। प्रदिश किसे कहेंगे? कि ऐसी भौतिक राशियां जिनका परिमाण अलग अलग दिशाओं में क्या होता है? अलग अलग होता है। जैसे जड़त्व आघूर्ण, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग मान होगा, अलग अलग उसका परिमाण होगा। तो मैं यहां पर आपके सामने तो इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं। वे भौतिक राशियां जिनका परिमाण अलग अलग दिशाओं में अलग अलग हो, अलग अलग दिशाओं में अलग अलग हो, प्रदिश राशियां कहलाती है। प्रदिश राशियां कहलाती है। मैं यहाँ पर एग्जाम्पल की यहाँ पर आपके सामने बात करूँ तो जैसे हमने बताया जड़त्व आघूर्ण, उसका मान अलग अलग दिशा में, जैसे हम चकती के जड़त्व आघूर्ण की बात करें तो उसके केंद्र से जाने वाली अक्ष के रेस्पेक्ट, तल के लंबवत जो रेस्पेक्ट, स्पर्शी अक्ष के रेस्पेक्ट, स्पर्शी अक्ष और उसके तल में जो अक्ष है उसके रेस्पेक्ट जड़त्व आघूर्ण भिन्न भिन्न होंगे। तो अलग अलग दिशा में जड़त्व आघूर्ण अलग अलग होता है, इसलिए इस राशि को हम क्या कहते हैं? प्रदिश भौतिक राशि कहते हैं। तो जड़त्व आघूर्ण कैसी भौतिक राशि है? प्रदिश भौतिक राशि है। क्लियर? विद्यार्थियों, कुछ ऐसी राशियां भी होती है जिनकी दिशा भी होती है, परिमाण भी होता है, लेकिन फिर भी वो सदिश भौतिक राशि नहीं होती। जैसे हम बात करें विद्युत धारा की, तो विद्युत धारा जैसे किसी सर्किट में से ये हमारे पास में कोई क्लोज लूप है, ये कोई रेजिस्टेंस है, इस तरीके से यहाँ पर एक बैटरी लगी हुई है, ये कुंजी है। इस तरीके से इस बैटरी के कारण से प्लस वाले सिरे से माइनस वाले सिरे की ओर धारा का प्रवाह हो रहा है। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि धारा यहाँ पर इसकी दिशा भी है, और जैसे ये जो धारा है वो है 2 एम्पीयर की, 2 एम्पीयर की विद्युत का प्रवाह हो रहा है। तो 2 एम्पीयर इसका परिमाण हो गया। इसकी डायरेक्शन हम बता देंगे कि भाई यहाँ पर इधर है, यहाँ पर इधर है, यहाँ पर इधर है। तो इसकी दिशा भी होती है, परिमाण भी होता है, लेकिन फिर भी ये एक अदिश राशि होती है क्योंकि ये सदिश नियमों का पालन नहीं करती। आगे हम सदिश के बारे में डिटेल से जानकारी लेंगे।
देखिए कुछ नियम कायदे हैं सदिश भौतिक राशियों के होने के लिए, तो उन नियमों को ये फॉलो नहीं करती, इसलिए विद्युत धारा का परिमाण और दिशा दोनों होते हुए भी ये कैसी राशि है, अदिश भौतिक राशि है। क्लियर। अब यहाँ पर आज की इस वीडियो से रिलेटेड मात्रक पर आधारित हम भौतिक राशियों को डिवाइड करेंगे, 2 भागों में हम उनको डिवाइड करेंगे, फिर हम तीसरी जो प्रकार है वो भी हम अंत में जोड़ने वाले हैं। पहले 2 भागों में ही डिवाइड किया गया था, हम भी 2 भागों में ही डिवाइड करेंगे। क्लियर। अब भौतिक राशियों को हम दिशा के आधार पर डिवाइड करने वाले हैं। देखिए दिशा के आधार पर हम भौतिक राशियों को 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं, सदिश और अदिश। अब हम यहाँ पर मात्रक के आधार पर भौतिक राशियों का विभाजन करने वाले हैं। तो देखिए मूलभूत राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिनको हम ऐसी राशियाँ जो अन्य राशियों पर डिपेंड नहीं करती हो, उनको हम मूलभूत भौतिक राशियाँ कहते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज कहा जाता है। दूसरा जो प्रकार है वो है व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ। तो ऐसी भौतिक राशियाँ जो मूल भौतिक राशियों पर निर्भर करती हो, तो उन भौतिक राशियों को हम व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ कहते हैं, डेराइव फिजिकल क्वांटिटीज कहा जाता है। तो देखिए 2 प्रकार होते हैं। मात्रक के आधार पर हम कितने भागों में डिवाइड करेंगे, 2 भागों में। तो देखिए पहला जो प्रकार है वो है मूलभूत राशियां। मूलभूत राशियां कौन सी होती हैं, देखिए मूलभूत राशियां फंडामेंटल क्वांटिटीज किसे कहेंगे, तो ऐसी राशियां जो अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती हो। ऐसी राशियां जो अन्य राशियों पर निर्भर नहीं होनी चाहिए, तो उन भौतिक राशियों को हम मूलभूत राशियां कहेंगे, मूल भौतिक राशियां कहेंगे। देखिए कौन कौन सी राशियां हैं ऐसी, 7 भौतिक राशियां हैं। देखिए पहली जो भौतिक राशि है वो हमारे पास में है लंबाई, दूसरी है द्रव्यमान, तीसरी हमारे पास में है समय, चौथी हमारे पास में है विद्युत धारा। अगली भौतिक राशि की यदि मैं बात करूं, यहां पर ज्योति की तीव्रता, पदार्थ की मात्रा और ताप। तो ये 7 भौतिक राशियां हैं जो अन्य राशियों पर डिपेंड नहीं करती, पूर्णतः स्वतंत्र होती है, अन्य राशियों पर इनका मान डिपेंड नहीं करता। तो इन भौतिक राशियों को हम मूल भौतिक राशियां कहते हैं, मूलभूत राशियां कहा जाता है, फंडामेंटल क्वांटिटीज इसको हम कहते हैं। कुछ ऐसी राशियां भी होती है जो मूल भौतिक राशियों पर डिपेंड करती है, तो उनको हम व्युत्पन्न भौतिक राशियां कहते हैं। देखिए दूसरा प्रकार देखेंगे व्युत्पन्न भौतिक राशियां। व्युत्पन्न राशियां हम कह रहे हैं डेराइव क्वांटिटीज। देखिए जो मूल भौतिक राशियों पर निर्भर करती हो, जो मूल भौतिक राशियों पर डिपेंड करती हो, तो उन राशियों को हम व्युत्पन्न भौतिक राशियां कहते हैं कि ये इनसे मिलकर बनी होती है एक तरीके से। तो देखिए
तो वे भौतिक राशियां, वे राशियां जो मूल भौतिक राशियों पर निर्भर करती हो, मूल भौतिक राशियों पर निर्भर हो, राशियों पर निर्भर करती हो, व्युत्पन्न राशियां कहलाती है। व्युत्पन्न राशियां कहलाती है। देखिए मैं कुछ एग्जाम्पल की बात करूं यहां पर व्युत्पन्न भौतिक राशियों की, तो देखिए हमारे पास में है वेग। तो वेग एक व्युत्पन्न भौतिक राशि होती है। देखिए वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बट्टे में समय, विस्थापन बट्टे में समय। तो विस्थापन एक तरीके की लंबाई होती है, तो ये एक मूल भौतिक राशि, समय मूल भौतिक राशि। तो जो वेग है वो मूल भौतिक राशियों पर डिपेंड करता है। इसी तरीके से यदि मैं बात करूं यहाँ पर चाल और वेग में तो कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। फिर हम बात करते हैं बल। बल को हम एप से लिखते हैं, एम इंटू ए से लिखा जाता है, एम इंटू ए से। तो ये जो एम है ये तो है द्रव्यमान, एम यहाँ पर क्या होता है, द्रव्यमान होता है। तो द्रव्यमान तो मूल भौतिक राशि है। ए यहाँ पर त्वरण होता है, ए यहाँ पर क्या है, त्वरण। तो त्वरण को हम क्या लिख सकते हैं, वेग बट्टे में समय लिख सकते हैं, वेग बट्टे में समय। तो अभी हमने आपको बताया कि जो वेग है वो मूल भौतिक राशियों पर डिपेंड करता है। द्रव्यमान मूल भौतिक राशि है, इस समय मूल भौतिक राशि है। तो जो बल है वो भी मूल भौतिक राशियों पर डिपेंड करता है, इसलिए ये एक व्युत्पन्न भौतिक राशि होती है। तो व्युत्पन्न भौतिक राशियों की एग्जाम्पल हो गए हमारे पास में, वेग हो गया, बल हो गया, इसके अलावा त्वरण हो गया, कार्य, ऊर्जा, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। बाकी की जो शेष राशियां बच गई है वो सारी की सारी व्युत्पन्न भौतिक राशियों के अंतर्गत आती है। क्लियर विद्यार्थियों, मात्रकों के ही आधार पर कुछ ऐसे मात्रक खोजे गए जिनके यदि विमाओं के आधार पर, अंत में हम इस चैप्टर के अंत में पढ़ेंगे विमा, तो विमा के आधार पर उनके कोई मात्रक प्राप्त नहीं हो रहे थे, विमाहीन राशियां प्राप्त हो रही थी। लेकिन उनको न तो मूल जो भौतिक राशियां हैं उनमें रखा गया, न ही व्युत्पन्न भौतिक राशियों में रखा गया। उन्हें नई एक श्रेणी दी गई और उनको हम पूरक भौतिक राशियां कहते हैं। पूरक राशियां जो बाद में जोड़ी गई हैं। एक तरीके से इसका तीसरा प्रकार हमारे पास में है पूरक भौतिक राशियां। पूरक भौतिक राशियां, पूरक का मतलब है जो बाद में जोड़ी गई है, सप्लीमेंट्री है। तो पूरक भौतिक राशियां जो बाद में जोड़ी गई है। और देखिए इनमें हमारे पास में दो भौतिक राशियां हैं, समतल कोण। पहली तो कौन सी है, समतल कोण, जिसे आप सिर्फ कोण कह रहे हैं, जिसे आप डिग्री में मापते हैं, वो एक पूरक भौतिक राशि होती है। क्लियर। फिर है घन कोण या ठोस कोण। घन कोण या ठोस कोण भी एक पूरक भौतिक राशि है। तो ये दो हैं, पूरक भौतिक राशियां कितनी है, दो, समतल कोण और घन या ठोस कोण। क्लियर। तो देखिए इसके बारे में भी हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर के अंदर इनका विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं। क्लियर। तो यहां तक आपको समझ में आ जाना चाहिए। अभी तक हमने भौतिक राशियां क्या होती ये सब कुछ समझा है। हालांकि किसी कंपटीशन एग्जाम में यहां तक कोई क्वेश्चन आए ये कोई आवश्यक नहीं है, पूछे जाने की संभावना बहुत कम है। अब हम स्टार्ट करने जाएंगे। अब हम देखेंगे यहां पर मात्रक, कि मात्रक क्या है, यही टॉपिक हम लेकर चल रहे हैं। तो मात्रक क्या चीज है देख लीजिए। अब हम देख लेते हैं मात्रक। तो देखिए विद्यार्थियों, हमने भौतिक राशियां देख ली है और उन भौतिक राशियों के मापन के लिए
हमें मात्रकों की आवश्यकता होती, यूनिट की आवश्यकता होती है। जैसे द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान का मापन हम किलोग्राम में करते हैं। द्रव्यमान का मापन किस में करेंगे? मेरा जो द्रव्यमान है वो कितना है? 80 किलोग्राम। तो 80 एक आंकिक मान है, किलोग्राम उस द्रव्यमान का मात्रक है। इसी तरीके से जैसे हम बात करें समय की, जैसे हम बात करेंगे समय है 40 सेकेंड, तो 40 उसका आंकिक मान, सेकंड उसका मात्रक, तो समय का मात्रक सेकंड होता है। इसी तरीके से द्रव्यमान का जो मात्रक है वो किलोग्राम होता है। अन्य मात्रक भी हो सकते हैं, जैसे हम अनाज को हम यदि तोल लें तो उसको हम क्विंटल में मापते हैं, तो वो भी द्रव्यमान ही है। तो द्रव्यमान का मापन हम क्विंटल में भी करते हैं, किलोग्राम में भी करते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे कि इन मात्रकों का कौन सी स्थिति में प्रयोग करेंगे। पहले हम देख लेते हैं मात्रक होता क्या है। तो किसी भौतिक राशि के मापन के लिए एक मान हम निश्चित कर देते हैं, उस निश्चित मान को ही हम क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। क्लियर? चलिए डेफिनेशन आपके सामने रख देता हूं मैं। मात्रक डेफिनेशन क्या है? किसी भौतिक राशि के मापन के लिए, किसी भौतिक राशि के मापन के लिए निश्चित किया गया मान, मापन के लिए निश्चित किया गया मान निश्चित किया गया मान मात्रक कहलाता है। निश्चित किया गया जो मान है उसको हम क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं, मात्रक कहलाता है। क्लियर? अब देखिए हम यहां पर बात करते हैं किसी भौतिक राशि का जो मात्रक और उसका जो आंकिक मान है वो दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, या हम कह सकते हैं उन दोनों का जो गुणन है वो निश्चित रहता है। तो किसी भौतिक राशि के मापन के लिए हमें एक आंकिक मान की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे मेरा जो द्रव्यमान है वो है 80 किलोग्राम, तो 80 एक आंकिक मान है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, किलोग्राम उसका मात्रक है। ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों का जो गुणन है वो कांस्टेंट होता है, एक ही बात है। चलिए तो क्या है, एक महत्वपूर्ण लाइन में आपके सामने पुट कर रहा हूं। किसी भौतिक राशि के लिए उसका आंकिक मान है, उसका आंकिक मान उसके मात्रक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आंकिक मान को हम n से पुट करें, उसका मात्रक को u से पुट करें, मात्रक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चलिए n है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/u के, तो ये रिलेशन होता है। और देखिए कंपटीशन एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन निकलता है कि किसी भौतिक राशि के आंकिक मान तथा उसके मात्रक के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो n इंटू यू बराबर कॉन्स्टेंट। तो देखिए यहाँ से हम क्या पुट कर देंगे विद्यार्थियों, आप देखिए मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, n इक्वल टू प्रोपोर्शनल का साइन हटा देंगे तो यहाँ पर हमारे पास में एक कांस्टेंट आ जाएगा। तो कांस्टेंट बट्टे में क्या आ गया? u। तो n इंटू यू बराबर आ गया है कांस्टेंट। ये रिलेशन होता है, तो ये रिलेशन भी आपको ध्यान में रखना है, ये रिलेशन भी आपको ध्यान में रखना है। इसके साथ में हम ऐसे भी पुट कर सकते हैं कि दो स्थितियों में, एक स्थिति में यदि मापन आंकिक मान n1 है जब मात्रक आप u1 लेते हैं, और दूसरी स्थिति के अंदर जो मात्रक है वो यदि आप चेंज कर देते हैं तो न्यूमेरिकल जो वैल्यू है वो भी चेंज हो जाएगी विद्यार्थियों।
तो यहाँ पर आप देखेंगे ये तीनों रिलेशन है। कई बार कंपटीशन एग्जाम में कि इनके मध्य सही रिलेशन कौन सा है, ऑप्शन आपको अलग अलग दे देते हैं कि n बट्टा u बराबर कांस्टेंट दे दिया या u बट्टा n बराबर कांस्टेंट दे दिया, तो ये सारे के सारे रिलेशन, या n समानुपाती u दे दिया, तो वो गलत ऑप्शन है। सही यही है, आपको इसमें क्लियर करके रखना है। n समानुपाती है 1 बट्टा u के, n इंटू यू कॉन्स्टेंट है, या n1 u1 बराबर होता है n2 u2 के, जहां n आंकिक मान को रिप्रेजेंट कर रहा है और u उसके मात्रक को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर? देखिए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल से समझा देता हूं कि यहां से स्पष्ट हो रहा है कि मात्रक जितना छोटा होगा, जो आंकिक मान है वो उतना ही बड़ा होगा, आंकिक मान उतना ही बड़ा होने वाला है। तो जैसे मैं बात करूं, यहां पर एग्जाम्पल आपके सामने रख देता हूं। ये हम जानते हैं कि 25 जो किलोमीटर है वो 25,000 मीटर के बराबर होता है। क्लियर? तो ये हमारे पास में है n1 u1 बराबर n2 u2। इसको समझें, यहां पर n1 है, आंकिक मान 25 है, तो मात्रक इसका है किलोमीटर, और जब n2 25,000 हो गया तो मात्रक हो गया मीटर। ये क्लियर हो गया? तो यहां पर मात्रक किलोमीटर बड़ा तो न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी, मात्रक यहां पर मीटर छोटा तो न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी। हालांकि इनका गुणन कांस्टेंट रहता है, n1 u1 बराबर होता है n2 u2। 25 किलोमीटर बराबर होगा 25,000 मीटर के। क्लियर? देखिए ऐसे ही मैं कुछ और एग्जांपल्स आपके सामने रख देता हूं। ये हमारे नोट्स का एग्जाम्पल है। 54 किलोमीटर प्रति घंटा, 54 किलोमीटर प्रति घंटा कितने मीटर प्रति सेकंड के बराबर होगा? इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है? मीटर प्रति सेकंड में। एक मात्रक से हम दूसरे मात्रक के अंदर इसको कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। देखिए तो हम जानते हैं कि जो किलोमीटर होता है वो 1000 मीटर के बराबर होता है, और जो घंटा होता है वो 3600 सेकंड के इक्वल होता है। देन यहाँ से पुट कर दीजिए 54 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 54 किलोमीटर के स्थान पर हम 1000 मीटर और घंटे के स्थान पर 3600 सेकंड पुट कर देंगे। क्लियर? तो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, इसमें 2 का भाग 5 बार में, इसमें 18 बार में, 18 का इसमें 3 बार में, 3 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। तो 15 मीटर प्रति सेकंड के इक्वल हो जाएगा। तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा या 15 मीटर प्रति सेकंड एक ही बात है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं आपके सामने ही। ये एग्जांपल देखेंगे, पारे का घनत्व है। पारे का जो घनत्व है वो कितना होता है विद्यार्थियों? घनत्व को हम रो से पुट कर रहे हैं 13.6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ये पारे का घनत्व होता है 13.6 ग्राम प्रति सेमी क्यूब। क्लियर? अब यदि हम इसको किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना चाहें तो क्या करेंगे? तो देखेंगे आप यहाँ पर ये हमारे पास में है 13.6 ग्राम प्रति सेमी क्यूब। क्लियर? तो देखिए ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करेंगे? क्योंकि एक जो किलोग्राम होता है वो 1000 ग्राम के बराबर होता है, तो 1 ग्राम किसके बराबर हो जाएगा? किलोग्राम में 1000 का भाग रख देंगे तो ग्राम के इक्वल आ जाएगा। तो ग्राम की जगह में क्या रख दूं? किलोग्राम बट्टे में 1000, किलोग्राम बट्टे में 1000, इसको हम पुट कर सकते हैं। क्लियर? फिर इसी तरीके से सेंटीमीटर, तो देखिए सेंटीमीटर में 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर के, तो सेंटीमीटर किसके बराबर आ जाएगा? 1 बट्टे में 100 मीटर के बराबर आ जाएगा। देन यहाँ से क्या आ जाएगा? मैं यहाँ पर सेंटीमीटर की जगह क्या लिख दूंगा? 1 बट्टे में 100 मीटर, तो 1 बट्टे में 100 ऊपर चला जाएगा, ये आ जाएगा मीटर में, क्यूब हो जाएगा इसका। तो देखिए यहां से अब आप कैलकुलेट करेंगे तो 13.6
यहाँ पर 10 की घात 2 का क्यूब है, तो यहाँ पर इसकी घात आ गई 6 घात हो गई, मतलब 6 जीरो है, ऐसे समझिए 3 जीरो कट जाएंगे, 3 बच जाएंगे, तो 13.6 गुणा 10 की घात 3 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, ये हमें मिल चुका है पारे का घनत्व किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब में। तो ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब से हमने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दिया। ये समझ में आ जाना चाहिए आपके। अब हम मात्रकों के प्रकार की बात करते हैं। तो मात्रक को हम जिस प्रकार से भौतिक राशियाँ मात्रकों के आधार पर हमने डिवाइड की, ठीक उसी प्रकार से ही मात्रकों को भी हम विभाजित करेंगे। देखिए अलग अलग पद्धतियों में मात्रक अलग अलग होते हैं, तो हम कुछ जो पुरानी पद्धतियां हैं उनके बारे में थोड़ा सा बता दें आपको, फिर उसके पश्चात मात्रकों के प्रकार देख लेते, थोड़ा सा बेटर। हालांकि देखिए मात्रकों की पद्धतियों में से कोई क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाता, फिर भी आपको जानकारी होना आवश्यक है। हम जो सिलेबस है वो आराम से चला रहे हैं, इजी वे में आपको समझ में भी आना चाहिए। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग सकता है बट समझ में आना आवश्यक है। क्लियर? अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मात्रकों की पद्धतियां, तो देखिए मात्रकों की पद्धतियां 3 है। चौथी पद्धति जो MKS पद्धति होती है उसी का ही प्रवर्धित रूप होता है। तो मात्रकों की पद्धतियां, मात्रकों की पद्धतियां देखिए कौन कौन सी है। पहली जो पद्धति है वो है MKS पद्धति, MKS पद्धति। दूसरी जो पद्धति है वो है CGS पद्धति, और तीसरी जो पद्धति है वो है FPS पद्धति। क्लियर? देखिए इन पद्धतियों के अंदर है क्या, 3 ही मात्र भौतिक राशियों का मापन होता है। कौन कौन सी राशियां हैं? लंबाई, फिर है द्रव्यमान और समय। ये 3 भौतिक राशियों का इनमें मापन किया जाता है। तो MKS पद्धति के अंदर लंबाई को मीटर में मापा जाता है। किस में मापते हैं? मीटर में। द्रव्यमान को किलोग्राम में, और समय को सेकंड में। तो इसको हम मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति भी कहते हैं। CGS पद्धति में लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में मापते हैं। तो सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति भी इसे कहा जाता है। FPS पद्धति लंबाई को पीठ या पुट में, और द्रव्यमान को पाउंड में, द्रव्यमान को किस में मापते हैं? पाउंड में, और समय को सेकंड में मापा जाता है। तो ये 3 पद्धतियां पूर्व में प्रचलित थी। और जो MKS पद्धति है इसको हम जॉर्जी पद्धति भी कहते हैं, और CGS पद्धति को गाउसी पद्धति भी कहा जाता है। क्लियर? ये पद्धतियां समझ में आ जानी चाहिए। फिर ये भौतिक राशियाँ 3 ही तो होती नहीं है, बहुत सारी भौतिक राशियाँ होती है। तो उन भौतिक राशियों का मापन करने के लिए सभी वैज्ञानिकों ने मिलकर एक कॉमन पद्धति का निर्धारण किया, जिसको हम अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कहते हैं। SI पद्धति कहा जाता है। सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल चौथी और व्यापक जो पद्धति है वो है SI पद्धति, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति भी इसको कहा जाता है। ये MKS पद्धति का ही संशोधित रूप होता है। MKS पद्धति को ही इन्होंने अधिग्रहण करके, मतलब उसमें ही संशोधन करके नई पद्धति बनाई, जिसको SI पद्धति कहा जाता है। क्लियर? अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कहा जाता है। जो SI पद्धति है इसमें मात्रकों को 3 प्रकार से डिवाइड किया गया है। कौन कौन से प्रकार हैं वो देख लीजिए। SI पद्धति जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कह रहे हैं, मात्रकों के प्रकार, मात्रकों के प्रकार 3 भागों में इन्होंने डिवाइड किया। कौन कौन से मात्रक हैं?
मूल मात्रक। जो मूल भौतिक राशियों के जो भी मात्रक होते हैं उनको हम मूल मात्रक कहते हैं। फिर है व्युत्पन्न मात्रक। जो व्युत्पन्न भौतिक राशियों के मात्रक होते हैं उनको हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। और तीसरा है पूरक मात्रक। पूरक भौतिक राशियों के मात्रक पूरक मात्रक कहलाते हैं। देखिए इनकी संख्या 7 होती है, इनकी संख्या 2 होती है और ये तो अनिर्धारित है। क्लियर? तो एक एक करके हम इन तीनों को ही देखेंगे कि मूल मात्रक कौन कौन से हैं। व्युत्पन्न मात्रक भी यहाँ पर हम देखेंगे, कुछ एक इम्पोर्टेंट व्युत्पन्न मात्रक देखने वाले हैं। फिर अंत में हम पूरक मात्रकों के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो विद्यार्थियों सबसे पहले ले लेते हैं मूल मात्रक। तो मूल मात्रक कौन से होते हैं? जो मूल भौतिक राशियों के मात्रक है उन्हीं को ही हम मूल मात्रक कहते हैं। ये क्लियर हो गया? चलिए कौन कौन से हैं आपके सामने रख देता हूं। एक टेबल में आपके सामने रख रहा हूं और उस टेबल से आप ज़्यादा बेटर तरीके से समझ पाएंगे। पहला जो कॉलम है वो मैं ले रहा हूं क्रम संख्या का, दूसरा मैं कॉलम ले रहा हूं मूल भौतिक राशियों का, फिर हम बात करेंगे मात्रक का, मात्रक की चर्चा करेंगे, फिर उनके प्रतीक चिन्ह की बात करेंगे। चलिए तो पहला जो कॉलम है वो है क्रम संख्या का। इसमें ये 7 हैं। कितनी मूल भौतिक राशियां हैं? 7 मूल भौतिक राशियां हैं और 7 की ही यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं। एक एक करके सभी भौतिक राशियों को हम देखने वाले हैं। तो मूल भौतिक राशियां, मूल भूत राशियां, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, ये कौन कौन सी है? हमने आपको पहले ही बता दिया है। बताइए कौन कौन सी है? देखिए आपको इनमें फर्क करना है। कई बार बच्चे कन्फ्यूजन की स्थिति में होते हैं कि मात्रक और राशियों में डिफरेंस नहीं कर पाते। तो ये चीज़ तो आपको एकदम क्लियर होनी चाहिए। लंबाई भौतिक राशि है जबकि मीटर उसका मात्रक है। कहीं शुरू में ऐसी स्थिति आती है कि मीटर को भौतिक राशि बच्चा बोल देता है और लंबाई को मात्रक कह देता है। तो इनमें डिफरेंस है, एक भौतिक राशि होती है, दूसरा उसका मात्रक होता है। तो लंबाई एक मूल भौतिक राशि है। तो पहली जो मूल भौतिक राशि है क्या है? लंबाई। दूसरी जो मूल भौतिक राशि है वो है द्रव्यमान। देखिए लंबाई को लेंथ कहा जाता है, द्रव्यमान को मास कहा जाता है, समय को टाइम कहा जाता है। चौथी जो भौतिक राशि है वो है ताप, टेम्परेचर। फिर पांचवी जो भौतिक राशि है वो है पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। छठवीं जो भौतिक राशि है वो है विद्युत धारा, विद्युत धारा। और फिर जो भौतिक राशि है वो है प्रकाश की तीव्रता या ज्योति की तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता या ज्योति की तीव्रता। देखिए इसके ऊपर आधारित, इस टेबल पर आधारित क्वेश्चन से कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसे समझना अति आवश्यक है क्योंकि जब हम व्युत्पन्न मात्रक पढ़ेंगे तो वो हमें इसी से ही समझ में आएंगे। और व्युत्पन्न मात्रक पर आधारित तो क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, अवश्य ही पूछा जा सकता है। क्लियर? तो यहाँ से आप ध्यान दें मूलभूत राशियाँ। फिर अब यहाँ पर हम बात करते हैं मूल मात्रकों की। मूलभूत राशियों के जो मात्रक होंगे उनको हम मूल मात्रक कहेंगे, फंडामेंटल यूनिट्स कहा जाता है। तो लंबाई, तो लंबाई का मात्रक होता है मीटर। इसके प्रतीक चिन्ह की बात करें, प्रतीक चिन्ह, देखिए प्रतीक चिन्ह लिखने का भी एक अपना तरीका होता है। प्रतीक चिन्हों को स्मॉल लेटर्स में लिखा जाता है। किस में लिखा जाता है? स्मॉल लेटर्स में। कैपिटल लेटर्स में तब लिखा जाएगा जब कोई मात्रक किसी वैज्ञानिक के नाम पर हो। यदि किसी भौतिक राशि का मात्रक वैज्ञानिक के नाम पर है, जैसे हम बात करें बल का मात्रक न्यूटन होता है, तो न्यूटन को एन से पुट करते, कैपिटल एन से पुट करेंगे क्योंकि वो किसी साइंटिस्ट के नाम पर है। इसी तरीके से यदि कोई भी मात्रक किसी वैज्ञानिक के नाम पर है तो उसका पहला लेटर कैपिटल लेटर लिखा जाएगा,
अन्यथा सभी भौतिक राशियों के मात्रक स्मॉल लेटर्स में ही लिखे जाने हैं, मतलब उनके प्रतीक चिन्ह स्मॉल लेटर में लिखे जाने हैं। द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? किलोग्राम होता है। एक बार मैं मात्रक रख देता हूं। समय का मात्रक होता है सेकंड, समय का मात्रक क्या होगा? सेकंड। ताप का मात्रक होता है केल्विन। वैसे हम मोस्टली डिग्री सेंटीग्रेड को यूज में लेते हैं, डिग्री सेल्सियस को यूज में लेते हैं, बट स्टैंडर्ड जो मात्रक है वो क्या है? केल्विन है। क्लियर? पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा को मोल में मापा जाता है। किस में मापा जाता है? मोल में। विद्युत धारा को एम्पियर में मापा जाता है और ज्योति की तीव्रता को कैंडेला में मापा जाता है। क्लियर? तो ये भौतिक राशियों के मूल भौतिक राशियों के मात्रक हो गए हैं। यहां तक समझ में आ जाने चाहिए। देखिए, ये जो मूल मात्रक हैं इनका किसी का भी मान ऋणात्मक नहीं हो सकता। कभी जो मूल भौतिक राशियां ऋणात्मक नहीं हो सकती। लंबाई आप मीटर में मापन करें तो हमेशा पॉजिटिव रहेगी। द्रव्यमान किलोग्राम में मापन करें तो समय हमेशा पॉजिटिव, समय हमेशा पॉजिटिव। ताप यदि केल्विन में माप रहे हैं तो ही पॉजिटिव रहेगा। यदि आप डिग्री सेंटीग्रेड में मापते हैं तो ताप नेगेटिव हो सकता है, बट स्टैंडर्ड मात्रक इसका क्या है? ताप का केल्विन है, और केल्विन में यदि आप ताप का मापन करते हैं तो डेफिनेटली पॉजिटिव रहेगा। क्लियर? तो ये सारी की सारी राशियां पॉजिटिव रहती है। फिर अब चर्चा करते हैं इनके प्रतीक चिन्ह की। तो देखिए, मीटर को हम एम से पुट करेंगे, किलोग्राम को केजी से पुट करेंगे, सेकंड को स्मॉल एस से पुट करेंगे। केल्विन ये साइंटिस्ट के नाम पर है, इसको कैपिटल के से लिखा जाएगा। किससे लिखा जाता है? कैपिटल के से लिखा जाएगा। फिर मोल, एम्पियर ये भी साइंटिस्ट के नाम पर है, इसको कैपिटल ए से लिखा जाएगा। कैंडेला सीडी से पुट किया जाएगा। देखिए, इनमें हमारे जो सबसे कम यूज में आने वाली भौतिक राशि है वो है ज्योति की तीव्रता। अन्य भौतिक राशियां बार बार यूज में आएगी, ज़्यादातर यूज में आती रहती हैं, तो इनके प्रतीक चिन्ह मात्रक ये आपको अच्छे से समझ लेना है, दिमाग में फिट कर लेना है। क्लियर? यहाँ तक समझ में आ जाना। विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में इतना ही। इसमें हमने मात्रक के बारे में जो बेसिक जानकारी है वो हमने प्राप्त कर ली है। अगला जो वीडियो है वो हम लेकर आएंगे व्युत्पन्न मात्रक से रिलेटेड। इसमें हम बहुत सारे व्युत्पन्न मात्रकों के बारे में अध्ययन करेंगे। कैसे किसी भौतिक राशि का मात्रक फाइंड आउट करते हैं वो भी देखेंगे। उन पर आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी अगले वीडियो में आप देखने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।